हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एचएपी की बुक का 9th चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमें पहले रिप्रोडक्शन को समझना होगा, उसके बाद हम आगे पूरे सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं तो वो होता है कि अपने जो लिविंग बीइंग्स हैं जितने भी, वो सभी अपने जैसे नए यंगर वंस को जन्म देते हैं या उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ये सिंपल अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो ये ऐसे होता है। इसमें ये एक कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ और कई सारे ऑर्गन्स काम करते हैं मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ और ऑर्गन्स हैं ये जब इन सबको हम मिला देते हैं तब हमारा एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम तैयार होता है जिसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब हम आते हैं साइंस के टर्म्स में, यानी हम अपना जो हमारी स्टडीज़ हैं उसके टर्म्स में। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल टर्म्स है, प्रोसेस है जिसका रिज़ल्ट फाइनली क्या होता है, एक न्यू लिविंग बीइंग बॉर्न होता है, एक लिविंग बीइंग जन्म लेता है। तो अगर हम सिंपल टर्म से अपनी जो साइंस की हमारी जो डेफिनेशन है उसमें देखते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि एक तो आ जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल यानी कि जो जीवित हैं केवल उनके शरीर में संपन्न हो सकता है। निर्जीवों और डेड के अंदर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है कि यहाँ पर एक नया लिविंग बीइंग और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है और फिर सिंपली जैसे इस जो फादर और पेरेंट्स की जो ग्रोथ रही है उसी ग्रोथ के हिसाब से उसकी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ होती है और वो एक एडल्ट एक या मैच्योर लिविंग बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्चुअली दो तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल सी बात है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब इंटायरली अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की फंक्शनलिटीज़ में बहुत अंतर है। जिसे कहना चाहिए, अगर साधारण भाषा में हम ये कहें कि दोनों की फंक्शनलिटीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है तो वो गलत नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स के साथ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स में हम जब बात करते हैं तो इसमें भी हमें दो तरीके के या उसका दो पार्ट्स मिलते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल एंड सेकंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल क्यों? कुछ जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के बाहर रहते हैं और कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनको दो क्लियर पार्ट्स में या दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम एक्सटर्नल पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है हमारा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट वो होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक्चुअली क्या है, सिंपल एक पाउच, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो शरीर के बाहर होती हैं, जिसके अंदर एक्चुअली टेस्टीज रखे होते हैं या उसमें कवर रहते हैं। उसके अलावा ये प्रोटेक्टिव लेयर है टेस्टीज के लिए, उनको बचाती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है टेस्टीज स्क्रोटम का वो ये होता है कि ये टेम्परेचर को मैनेज करती है। टेम्परेचर को मैनेज करने का मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर हमेशा 32 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। 32 डिग्री सेल्सियस का मतलब जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उससे तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसा किस लिए होता है ये जानने के लिए हम आगे जब अपने इस चैप्टर में बढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है। नेक्स्ट आता है कि ये मेल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। इसकी जो वॉल होती है, किसकी? स्क्रोटम की जो वॉल होती है
वो कुछ मेल हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना स्क्रोटम के हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है पेनिस। ये ह्यूमन बॉडी में या मोस्टली लिविंग बींग्स में एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो एक्चुअली 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, यानी उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ग्लांस, सेकंड होता है बॉडी एंड थर्ड होता है रूट। तो ग्लांस जो है वो एक्चुअली जो हमारा यूरेथ्रा है, यानी कि हमारा जो मूत्र मार्ग है उसकी ओपनिंग होती है, यानी ओपनिंग पॉइंट को के आसपास का जितना भी एरिया होता है वो कहलाता है ग्लांस। सेकंड आता है हमारी बॉडी। ये रूट और ग्लांस के बीच का हिस्सा होता है जो एक पतला लंबा सिलेंड्रिकल शेप होती है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है रूट, जो कि अटैच्ड होता है थाइज पे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में जो यहाँ हमें दिख रहा है, इसमें सिंपल एक चीज़ हमें दिखती है कि ये एक हाफ पोर्शन है। पहली चीज़ जो समझने की है, ये हाफ पोर्शन है, यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर दूसरा इसका हिस्सा जो है वो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारी ये है टेस्टिस, इसके चारों तरफ है कवरिंग स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद हम जब देखते हैं तो ये आती है हमारी पेनिस यहाँ पर, जिसमें कि यूरेथ्रा है, यानी यूरेथ्रा इसमें आके खुल रहा है और यूरिन बाहर पास हो जाता है। ये वास्ट डिफरेंस है। यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, ये एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर जो है ये है सेमाइनल वेसिकल। ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, यानी जहाँ पर यूरिन आकर इकट्ठा होता है, और इसी ट्यूब से जो यूरेथ्रा ट्यूब है इसी के थ्रू यूरिन हमारा बाहर पास हो जाता है। इसमें जो एक खास ध्यान देने वाली बात यह है, एक इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई गई है और एक है इजैकुलेटरी डक्ट। ये दो इजैकुलेटरी डक्ट जो आपके सेमाइनल वेसिकल से निकल के और यूरेथ्रा में मिलती है डक्ट, उसे कहते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये होती हैं जो चारों तरफ इसको कवर किए हुए हैं। अब इसमें 4 लेयर्स होती हैं एक्चुअली। जो हमारा पेनिस है इसमें 4 लेयर्स होती हैं। पहला कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि स्किन के नीचे पाया जाता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नीचे होता है। थर्ड आता है ग्लांस पेनिस, वो एंटीरियर पार्ट है जो कि काफ़ी मोटा होता है। और लास्ट आता है प्रोप्यूज, जो कि एक स्किन कवरिंग होती है और ग्लांस पेनिस को कवर करने का काम करती है। यहाँ पर यूरेथ्रा एक स्पेशली हम मेंशन करना चाहेंगे अलग से। यूरेथ्रा एक्चुअली तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम में आता है, यानी कि जो मूत्र मार्ग है जिससे मूत्र होकर जाता है। लेकिन यूरेथ्रा अगर हम देखते हैं तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट बन जाता है। क्यों, कैसे? इस तरीके से कि जो सेमाइनल फ्लूइड है जिसमें कि स्पर्म्स और हमारा जेली काइंड ऑफ मटेरियल होता है, वो भी यूरेथ्रा से ही पास होता है। तो इस तरीके से अगर यूरेथ्रा का को हम देखते हैं तो ये हमारे जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सेम यानी सिमिलर तरीके की फंक्शनैलिटी को निभाता है।